स्टूडेंट्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इक्वेलिटी। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। समानता यानी कि समान अधिकार। देखो भाई, हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, जिन एग्ज़ाम्पल्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लोगों के फिगर दे रखे हैं। मंजीत कौर टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है और सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है। अब देखिएगा होता क्या है, ये अलग अलग प्रकार के 5 लोग हैं। मंजीत कौर, तेजा सिंह, गिरीश राव, कांता देवी और सुजाता कुमारी। मंजीत कौर टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, गिरीश राव एक स्टूडेंट है, कांता देवी एक स्टूडेंट है, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू काम करती है। सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। लेकिन इलेक्शन के दिन ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। लेकिन इलेक्शन के दिन कांता और सुजाता दोनों ही अपना वोट देने के लिए लाइन में लगी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अब देखिएगा, कांता और सुजाता की कुछ बातें दे रखी हैं। Isn't it good, Suja, that we all can vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. भाई, अब जो कांता है वो सुजाता को बोलती है कि क्या ये कितना अच्छा है कि भाई हम लोग अपना वोट दे रहे हैं इक्वल नागरिक होने के अधिकार से, और जैन साहब भी जो कि हमारे मालिक हैं वो भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके बाद से कांता जो है वो उनको कहती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर इन आवर एरिया। अब ये आपस में बातचीत करते हैं कि भाई हम किसको वोट देंगे और समानता के बारे में बात करते हैं। तो भाई हमने देखा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, इलेक्शन वाले दिन दोनों के दोनों एक ही लाइन में लगे हुए मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, दोनों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। अब इक्वल राइट्स किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, वोट करने के इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। अब देखिएगा, हमने 6th क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उनको हम आगे लेकर के चलते हैं। 6th क्लास में हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का क्या मतलब होता है। भाई उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है इक्वेलिटी और जस्टिस। इक्वेलिटी और जस्टिस यानी कि समानता और न्याय। समानता और न्याय दो ऐसे पहलू हैं जो कि समाज में लोगों को अच्छी भावना के साथ जीवन बसर करने का मौका देते हैं। चलिए अब हम और एक स्टोरी पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं। देखिए, अब्दुल रहमान आर्टिशियन, शहबम बानो हाउसवाइफ, उसके बाद से ग्रेसी लेलांग कंसल्टेंट, आइजैक लेलांग गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रियल। यानी कि
हमको बहुत सारे लोगों के नाम दे रखे हैं और वो लोग अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा हमें कुछ यहाँ पर एक पिक्चर्स दी गई हैं। पिक्चर्स के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक औरत है। इन पिक्चर्स को मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। ये पिक्चर्स कहना क्या चाहती हैं। भाई देखो, कांता देवी की बेटी की तबीयत ख़राब है, तो कांता देवी जो है वो, उसकी बेटी का नाम है गुड़िया, वो जाती है जैन साहब से एडवांस पैसे लेती है और वो अपनी बेटी का इलाज कराती है। ठीक है। अब भाई इक्वल राइट तो यहाँ पर पैसे के हिसाब से तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई पहले तो उसे अपनी बेटी को एक दिन दवाई अपने घर से ही देनी पड़ती है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, और उसके बाद से उसको इलाज कराने के लिए कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, 1 या 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर उसको जो पैसे मिलते हैं एडवांस पैसे, उससे जो है वो अपनी बेटी का इलाज कराती है। ठीक है। अब देखिएगा भाई, हुआ ये है कि भाई इस मामले में तो इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो पुअर है। कांता देवी जो है वो क्या है, कांता देवी इज़ पुअर, कांता देवी इज़ पुअर। जैन साहब क्या हैं, अमीर हैं, रिच हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक ही साथ में वोट दे रहे हैं। ठीक है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ख़ास बात है। दोनों को वोटिंग के जो राइट्स मिले हैं वो क्या हैं, वोटिंग के राइट्स कैसे मिले हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स मिले हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि ये जो कहानी है इसमें हमको ये बात पता चलती है कि भाई एक वोट का सिस्टम है जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यानी कि देश में उसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब ये है कि जितने भी वयस्क हैं, यानी कि एबव 18 ईयर्स, 18 साल से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार होगा, उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। कौन देगा, सरकार देगी। इसी को कहते हैं संविधान देता है, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि जो भी एडल्ट लोग हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन सा नेता जीतेगा, कौन सा नेता नहीं जीतेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। ध्यान देना ज़रा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, पैसों को हटा कर के, उनकी कम्युनिटी को हटा कर के। ठीक है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, अमीर कम्युनिटी से हो, गरीब कम्युनिटी से हो, किसी भी अलग धर्म का हो, अलग जाति का हो, वो सब के सब वोट डाल सकते हैं, और सबके वोट की कीमत जो होगी वो 1 वोट ही मानी जाएगी। सबके वोट को क्या माना जाएगा, इक्वल वोट माना जाएगा। लास्ट में आपको दे रखा है क्या माना जाएगा, 1 वोट। सबके वोट की कीमत जो होगी वो एक ही होगी। इसके बाद से क्या होगा, लेकिन कई जगहों पर इक्वालिटी जो है वो अलग अलग मायनों में बराबरी पे इक्वालिटी जो है शो नहीं होती है। देखिएगा, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। कांता जो है, जब ये सब बातें हो रही होती हैं तो कांता जो है वो अनश्योर होती है, कांता देवी जो होती है अनश्योर होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी लाइफ और अमीरों की लाइफ जो है वो इक्वल नहीं है। उसकी बेटी जो है वो बीमार हो रहती है, क्योंकि जिस एरिया में वो रहती है वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, और जो उसका जॉब है डोमेस्टिक हेल्प का उसको थका देता है, यानी कि हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। फाइनली शी एंड्स हर डे अगेन स्टैंडिंग अ लॉन्ग लाइन, दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और अगला दिन भी उसका एक लंबी लाइन में ही बीतता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुबह जाओ और फिर बहुत देर बाद नंबर आता है, और इसी तरीके से वो पुअर
पुअर्स वाली लाइफ जी रही है। ठीक है, अब भाई देखिएगा, अब वो क्या होता है कि अपनी मालकिन से उधार मांगती है, और अपनी मालकिन से उधार मांगती है तो फिर वो क्या सोचती है कि भाई इसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको पैसे दे दो। पैसे देने के बाद से भी दोबारा से वो क्रम चलता रहता है। तो उसने एडवांस पैसे लिए होते हैं, तो वो एडवांस पैसे जो ले रही है, ठीक है, तो उसकी मैडम कहती है कि भाई अब इसको आदत मत बनाना, यानी कि आप इसको आदत मत बनाना, अगली बार भी एडवांस पैसे मत ले लेना। डू यू थिंक कांता हैव इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी इज़ रियली इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। क्या आपको लगता है कि कांता जो है अपने आप को जो है इक्वल फील नहीं कर रही है? उसके 3 लिस्ट बनाइए, किन वजहों से वो इक्वल फील नहीं कर रही है। ठीक है, हमने पढ़ा, अब इसके बेस पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि भाई कांता के पास पैसे की कमी है, कांता के पास सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसकी नौकरी अच्छी नहीं है, गरीब है। देखिएगा, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में क्या होता है? देखो भाई, कई लोग जो हैं वो अपनी जो लाइफ है वो गरीबी में बिताते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या होता है भाई, तुम्हारी कौन सी जात के हो, तुम कौन सी जात के हो, इस तरीके से कई लोगों को कास्ट सिस्टम का सामना बहुत ही यंग एज में कास्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो हाई सोसाइटी यानी कि जो ऊंचे कास्ट के लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा उखड़ जाते हैं या उनसे नफ़रत करते हैं। और कई बार क्या होता है, शहरी लोग जो होते हैं गांव के लोगों के प्रति, अर्बन जो लोग होते हैं वो रूरल लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार से काम नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये अनएजुकेटेड हैं, इस तरीके से। जैसे कि कई जगहों पर आपको ये दिखेगा, ठीक है, जैसे कि हमको ये कुछ वो दे रखे हैं, तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम 1981 बॉर्न नैथारुविस्कप्या गोथराम स्वाति स्टार 180 सेंटीमीटर टॉल फेयर, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको बताया जाता है कि भाई देखो, धर्म जाति तो है ही है, उसके अलावा रंग रूप के बारे में भी भेदभाव किए जाते हैं। तो इसके लिए भाई हम लोगों को बहुत ही अलग अलग और सही तरीके से हमारे संविधान में इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। जैसे कि हम एक कहानी पढ़ते हैं, दलित क्या कहा जाता था पहले के टाइम पे? दलित का मतलब होता था ब्रोकन। दलित का मीन्स क्या होता था? दलित कास्ट के लोग होते हैं, दलित मीन्स ब्रोकन, दलित मीन्स ब्रोकन, जिसको तोड़ दिया गया है, मेन समाज से उसको तोड़ दिया गया है। एंड बाय यूजिंग द वर्ड लोअर कास्ट पॉइंटिंग टू हाउ दे आर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और जो लोअर कास्ट के लोग होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 में उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जूठन, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसमें उन्होंने उसमें बताया कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स, मुझे बाकी लोगों से अलग बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कि कई बार जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे वो उसको पीट दिया करते थे बिना किसी बात के, क्योंकि ये छोटे ही उम्र का था, इसका जो फिज़िक था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इस तरीके से इसको सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो अब देखिएगा उनके अंदर बहुत सारी हीन भावनाएं भर गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो हाई क्लास के लोग थे उन लोगों को एक अलग तरीके के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। कई बार जो टीचर्स थे और जो उसके जो बाकी के दोस्त थे वो लोग भी इसको गलत निगाहों से ही देखा करते थे।
ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप इन द स्कूल। कई कई बार उनको झाड़ू लगाना पड़ता था और कई कई बार उनको क्लास में और भी काम करने पड़ते थे। प्लेग्राउंड की सफाई करनी पड़ती थी और भी काम जो कि उनके टीचर्स और उनके जो सीनियर्स साथी होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। एंड उसके बाद से वहाँ पर और भी जो ये है इसके साथ ओम प्रकाश के साथ और भी ज़्यादा भेदभाव हुए, जो कि वो बाद में अपने टीचर्स से उखड़ता है और फिर उनसे बात करता है कि भाई आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं फेलो स्टूडेंट्स वो भी उसके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से एक दूसरी स्टोरी होती है जो कि इंडिया के मिस्टर और मिसेस अंसारी, जो कि हु वर लुकिंग रेंट अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं जो कि कमरा ढूंढते हैं किराए पे रहने के लिए। दे हैड मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। दे वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। भाई उनके पास पैसे भी थे और उनको रेंट देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, फिर भी उनको जो है कई कई जगहों पर उनके नाम के द्वारा उनको रेंट पे कमरा नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से भी भेदभाव होते हैं, क्योंकि वो लोग एक कई कई ब्राह्मण फैमिली होते हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं कि उनको नॉन वेज खाने वाले जो लोग हैं वो उनके घर में आएँ। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगहों पर लोगों के साथ भेदभाव हुए हैं। सोशल लाइफ में देखिएगा एक सम्मान की भी बात होती है। सम्मान जो होता है कई कई बार पोस्ट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि हाई पोस्ट होती है तो हाई पोस्ट का हाई वैल्यू होती है और लो पोस्ट की लो वैल्यू होती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, उसको एक बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। 1975 में एक फ़िल्म आई थी दीवार, जो कि भाई जूते पॉलिश करता है और उस कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का प्ले कर रहा होता है, और फिर जब उसको फेंक के कोई पैसे देता है तो वो पैसे नहीं उठाता है क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुली मांगता है। ठीक है ना, उसको डिसरिस्पेक्टफुल मानता है और कहता है कि भैया मैंने मेहनत से काम किया है, मुझे ईमानदारी से पैसे दो, मुझे इज़्ज़त के साथ पैसे दो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज़ें रही हैं। द पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे चुने हुए लोग होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और उनके माध्यम से आम जनता की आवाज़ वो लोग उठाते हैं, वो उनके सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सरकार ने मिड डे मील की योजना शुरू की, मिड डे मील योजना शुरू की ताकि गरीब बच्चों को, कई देश में कई ऐसे बच्चे थे जिनको डेली स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनको खाने पीने की वजह से काम करना पड़ता था, खाना पीना एकत्रित करने के लिए काम करना पड़ता था। तो सरकार ने उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनको खाने पीने की भी व्यवस्था की। ये भी जो है वो इक्वालिटी को बढ़ावा देगा। इस तरीके से आपके पास हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रेस्पेक्ट। भाई ये बहुत बुरी बात होती है कि एक इंसान अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गंवा दे और फिर जीवित रहे। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर। सेल्फ रेस्पेक्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बिना लाइफ जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट डेराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। ये बहुत ही मेहनत से प्राप्त किया जाता है। और मैन इज़ इमॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। भाई इंसान जो है वो तो मॉर्टल है, और अगर इंसान को एवरीवन हैज़ टू डाई समडे और अदर, हर किसी व्यक्ति को आज नहीं तो कल मरना है, बट वन मस्ट रिजॉल्व द ले डाउन द लाइफ इन इनरिचिंग द नोबल आइडियल्स
एंड टू सेल्फ रिस्पेक्ट इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। एक इंसान के ह्यूमन लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई एक बहादुर इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा कर के जीवित रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। इक्वालिटी जो होती है डेमोक्रेसी में, भाई साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। अमेरिकन अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये सब काले गोरे का भेदभाव होता था। नीग्रो जो लोग होते थे, काले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस तरीके की और भी चीज़ें रही है, जिसके बाद से समाज में परिवर्तन हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का एक भाग। आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि समाज में किसी के धर्म, उसकी जाति, उसकी प्रजाति और उसके मेल या फीमेल होने से या उसके जन्म स्थान से को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीज़न। जो राज्य होगा वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन द रिलीजन, वही बात दोबारा से, उसके धर्म के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। नो सिटीज़न शैल ऑन ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। भाई इन लोगों के साथ कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा। दुकानों में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पर भी इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। टू यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। भाई कोई ऐसी जगह जो कि जनरल पब्लिक के लिए हो, तो उस जनरल पब्लिक पे इन सारे लोग, जनरल प्लेस पर इन सारे लोगों को जाना अलाउड है। किसी के भी धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति लिंग के आधार पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। भाई अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस भी हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री जो है कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। भाई जब कोई भी कंट्री कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी? देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होंगी। एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू पुश फॉर trying to expand the idea of democracy and push the greater recognition of equality on existing as well as new issues। भाई लोग होंगे और लोग अपने बारे में बताएंगे कि भाई इस नियम से हमको दिक्कत है, इस नियम से हमको दिक्कत है, और नए नए इश्यूज़ बनते रहेंगे। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन। भाई इसके केंद्र में क्या है? हर एक व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए, इक्वल राइट के लिए, डिग्निटी के लिए। इस किताब में भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे डेली लाइफ में डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम लोग इक्वालिटी को प्रदान कर सकते हैं, और देयर वेल बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड, और लोगों की जो डिग्निटी है उसको हम लोग ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और आप इन सब को पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 इक्वालिटी
कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसमें मेरे से पूछेंगे, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। भाई साहब।